बच्चों नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी शिक्षण में आपका स्वागत है। मैं हूं नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8वीं पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले हमने पाठ पढ़ लिया है बच्चों। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? उत्तर है इसका, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। उसका मानना है कि अगर वह इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए किसी का भी विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा, और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण उसकी सहायता की हो। उसके निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। लेखक जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं जो उसे विश्वास दिलाती हैं कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। प्रश्न नंबर 2, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। बच्चों, आपने अपनी टिप्पणी लिखनी है और अपने ही उदाहरण देने हैं। मैं अपना उदाहरण दे रही हूँ। उत्तर है इसका, एक दिन सुसैन अपने घर से बाजार जा रहा था कि रास्ते में उसे नोटों से भरा एक पर्स मिला। रुपए देखकर उसकी आंखें चमक उठी, किंतु सहसा उसके अंतर्मन से ध्वनि निकली कि तू यह क्या कर रहा है। उसका मन झंकृत हो उठा। उसने सोचा, यह बटुआ जिस किसी का है उसे कितनी कठिनाई हो रही होगी। अतः उसने उस बटुए को उसके वास्तविक मालिक के पास पहुंचाने की ठानी। बटुए को टटोलने पर उसमें बटुए के स्वामी का पता मिला। सुसैन ने निश्चित पते पर पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाई। नौकर ने दरवाज़ा खोला और सुसैन से आने का कारण पूछा। सुसैन ने पते पर लिखे नाम वाले व्यक्ति से मिलने की इच्छा प्रकट की। सुसैन ने बटुए के स्वामी से बटुए के बारे में यथासंभव जानकारी प्राप्त कर उन्हें वह नोटों से भरा बटुआ लौटा दिया। बटुए के मालिक ने इनाम के रूप में सुसैन को 500 रुपये देने चाहे, लेकिन सुसैन ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। सुसैन का इस प्रकार रुपये न लेना उसकी ईमानदारी और दूसरों की सहायता करने की प्रवृत्ति को उजागर करता है। तो बच्चों, आपने भी ऐसे उदाहरण पेश करने हैं। अगर किसी की चीज़ या रुपये, पैसे मिल जाए तो उन्हें आपने ईमानदारी से वापस करना है। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं, रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। तो यहाँ भी बच्चों, मैं अपने साथ घटी हुई घटनाओं के उदाहरण पेश कर रही हूँ, लेकिन आपने अपने साथ घटी हुई घटना या देखी हुई घटना का उदाहरण पेश करना है। उत्तर, एक बार मेरा भाई शिमला जा रहा था। उसके पास 10,000 रुपये थे जिन्हें वह मां के इलाज के लिए लेकर जा रहा था। बस में उसका पर्स गुम हो गया। अस्पताल पहुंचने पर जब जेब टटोली तो पर्स नहीं था। उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। इतने में एक व्यक्ति वहां पहुंचा और उसने पूछताछ करके मेरे भाई के 10,000 रुपये वाला पर्स देते हुए कहा कि यह उसे बस में पड़ा मिला था। 2 बार मेरे लिखा गया है। मेरे भाई के यहाँ पूछने पर कि उसे यह पता किसने दिया, तो उसने बताया कि पर्स में अस्पताल का नाम तथा डॉक्टर द्वारा लिखी हुई दवाइयों की पर्ची पढ़कर वह वहां तक पहुंचा। तो बच्चों, पहुंचा में चंद्र बिंदु होना था, गलती से नहीं लगा है। दूसरी घटना हमारे साथ हुई थी जब हम एक बार मंडी से घर आ रहे थे और मेरे पति की जेब से मोबाइल बस की सीट पर ही गिर गया था, जो बस कंडक्टर श्री प्रकाश चंद जी को मिला, जो कोटली तरियासल गांव से हैं। उन्होंने पता करके हमारा मोबाइल फ़ोन घर भिजवाया। यह
तब की बात है जब मोबाइल फ़ोन नए नए चले थे और किसी को ठीक से हैंडल भी नहीं करने आते थे। वह चाहते तो अपने पास रख लेते, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए फ़ोन को हमारे पास पहुंचाया। हमने उनका दिल से शुक्रिया अदा किया। तो बच्चों, आपने भी ऐसे काम करने हैं, ईमानदारी के ऐसे ही उदाहरण पेश करने हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। परिणाम, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। झूठ और फ्रेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। नंबर 3, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। उत्तर है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, तानाशाही बढ़ेगी इससे। नंबर 2, झूठ और फ्रेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और नंबर 3, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। इससे क्या होगा बच्चों? अविश्वास बढ़ेगा। और सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम, दया और विश्वास जैसे मूल्य दब जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 है, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? उत्तर, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते रहते हैं, उनसे हमारे मन में निराशा भर जाती है। लेकिन लेखक ने हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भी भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने को कहा है, जिससे हम निराश न हों। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने की बात के लिए कहा जाए, तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। देखिए बच्चों, पूर्ण विराम लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, कॉमा, अर्ध विराम है और डॉट लगे हुए हैं, पूर्ण विराम है, कॉमा है। तो उत्तर, क्या निराश हुआ जाए के बाद मैं प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा। ठीक है, क्या निराश हुआ जाए, देखो प्रश्न चिन्ह है, लगाना उचित होगा। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है, पूर्ण विराम। तो इस तरह से आपने विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 7, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। वास्तव में लेखक हमसे या समाज से ही पूछना चाहता है कि यदि हम समाज की अच्छाइयों की ओर ध्यान दें तो क्या हमें निराश होने की आवश्यकता है? पर्दाफाश वाला पहला प्रश्न है बच्चों, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब वह सभ्यता, संस्कृति एवं समाज के विरुद्ध हो। वैसे तो किसी भी अवगुण या दोष को उजागर करना गलत कार्य नहीं है, लेकिन समाज में उसके उजागर होने पर लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है। अश्लीलता एवं नग्नता जैसे दोषों को उजागर करने पर कुछ लोग इसमें लिप्त होना चाहेंगे, जो समाज के हित में नहीं है। अतः उक्त विषयों में दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप ले सकता है। पर्दाफाश का प्रश्न नंबर 2, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। उत्तर है, समाचार पत्रों और समाचार चैनलों के द्वारा दोषों का पर्दाफाश करने का मुख्य कारण समाज को जागरूक करना है। जब व्यक्ति विशेष जागरूक हो जाएगा तो वह गुण दोष की परिभाषा को स्वयं जान और समझ सकेगा। सभी समाचार पत्र लोगों को एकजुट करने का काम करते हैं। वे बंधुता की भावना का विकास करते हैं। आए दिन नई नई अप्रिय घटनाओं के
समाचार छापकर हमें सचेत करने का काम करते हैं। समाचार चैनल भी इसी प्रकार सीडी प्रकरण दिखाकर रिश्वतखोरी और दोषियों को सबके सामने उजागर कर लोगों को जताते हैं कि बुरा काम नहीं करना चाहिए, इससे समाज गति नहीं कर सकता। अपने इन कार्यों द्वारा वह समाज को नवीन पथ देना चाहते हैं। वे लोगों को अपने गुणों की पहचान कर जीवन में आगे बढ़ने को कहते हैं। हमेशा अपने गुणों की पहचान करनी है और जीवन के पथ पर आगे बढ़ना है बच्चों। हमारे मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, लिखिए। उत्तर, हमारे महान विद्वानों के भारत की संस्कृति महान थी। उनके सपनों का भारत सभ्य लोगों का ऐसा समाज था जिसमें किसी प्रकार का छल कपट, लूटपाट, बलात्कार और भ्रष्टाचार नहीं था। उन्होंने ऐसे भारत का सपना देखा था जिसमें सभी मिलजुल कर रहें, सभी ईमानदारी और सच्चाई से अपना जीवन यापन करें। उनका सपना था कि भारत में आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई, यूरोपियन और पाश्चात्य समाज के आदर्शों का मिलन होगा। हमारे महापुरुष भारत के रूप में एक महान एवं आदर्श देश का सपना देख रहे थे। प्रश्न नंबर 8 है, भाषा की बात। दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व, स्पर्धा, होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता। जैसे चरम और परम, चरम परम, भीरू और बेबस, भीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात। और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। नंबर 1, सुख और दुख और हटा दिया, सुख दुख। भूख और प्यास, भूख प्यास। हंसना और रोना और हटाकर योजक चिन्ह लगाया, हंसना रोना। आते और जाते, आते जाते। राजा और रानी, राजा रानी। चाचा और चाची, चाचा चाची। सच्चा और झूठा, सच्चा झूठा। पाना और खोना, पाना खोना। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष। राम और सीता, राम सीता। राम और सबरी, राम सबरी। आना और जाना, आना जाना। तो ये थे द्वंद्व समास के उदाहरण। आपने और भी उदाहरण इसके बच्चों लिखने हैं। प्रश्न नंबर 9 है, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। पाठ से लिखने हैं बच्चों आपने, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा उदाहरण भी आपको दिए हैं। जैसे नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गांधी, तिलक, भारत, मदन मोहन मालवीय, इनके सपनों का भारत आप आया है ना बीच में, तो ये हो गई हमारी व्यक्तिवाचक, क्योंकि हम इनको नाम से जानते हैं। और जातिवाचक संज्ञा जैसे बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति पत्नी इत्यादि। देखो पति पत्नी है, हम इनके नाम नहीं जानते, तो ये क्या हो गई, जातिवाचक। ठीक है। और भाववाचक संज्ञा ईमानदारी, सच्चाई, झूठ और डकैत इत्यादि। तो और भी मैंने उदाहरण आपको संज्ञाओं के दिए हैं, जैसे हाँ पशु पक्षियों के नाम हैं। अगर हम इनको नाम से जानते हैं तो ये व्यक्तिवाचक हो गई। अगर हम सीधे कहेंगे कि ये पशु है, पक्षी है ना, तो ये क्या हुई, जातिवाचक हुई। ठीक है। व्यक्तिवाचक के लिए हमें नाम पता होना चाहिए। जैसे पहाड़ है तो जातिवाचक, हिमालय है तो व्यक्तिवाचक, नदियां हैं तो जातिवाचक। अगर गंगा की बात करूं, यमुना की बात करूं, सरस्वती की बात करूं तो व्यक्तिवाचक। ठीक है बच्चों। ये देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैंने फोटो भी दिए हुए हैं, है ना। और भाववाचक में जैसे बच्चा, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर बच्चा से बचपन, और बुढ़ापा, इस तरह से भाववाचक संज्ञाएं हमारी होती हैं। तो आपने और भी उदाहरण किताब के अलावा भी इसके लिखने हैं बच्चों। इसी के साथ धन्यवाद।